अल्केलाइन अर्थ मेटल पढ़ रहे थे हम लोग। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और ग्रुप वन था हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम। हमने बेरिलियम के बारे में या ग्रुप टू के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ा कि ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है और आपके पास नाइट्राइड बनाएगा। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब इसमें आगे देख करेंगे रिएक्शन विद द हैलोजन। रिएक्शन विद द हैलोजन, अगर मैं इस सारे ग्रुप को, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इतनी वर्किंग है यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अरे वैसे ही दिख रहा होगा ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को, हाँ, अब इसके साथ अगर आप देख करोगे तो कह दीजिए आपके पास क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेंगे अलग अलग टाइप के, जैसे BeF2, BeCl2, BeBr2, MgCl2, कैल्शियम Cl2। तो ऐसे जितने भी आपके पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड आपके सामने निकल के सामने आएंगे। अब याद करो हमने इस जब हाईलाइट किया था अल्कली मेटल का, उसमें भी हमने फाइंड आउट किया था मोर कोवलेंट नेचर, पता था ना कि अकॉर्डिंग टू द फजानुल, वैसे तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बट जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे तो इनके आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर कम होंगे। लेकिन आपको कोवलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के 2 से 3 तरीके बताए थे। क्या था वो कैरेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका? कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, अराइन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और आपके पास जो चार्ज होना चाहिए वो क्या है, हाइयर होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती है तो मतलब वो कंपाउंड क्या है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। अब इसी बिहाफ पर मुझे आप बताइए, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स के कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किसके होंगे? मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किसके होंगे, हमें ये बता, थोड़ा सोचे और फिर बताएं। मैग्नीशियम क्लोराइड की कोवलेंट वेक्टर ज़्यादा है, क्यों? रीजन भी साथ में बताइएगा जी। हाँ, दोनों के देखो, क्लोरीन का जो नेगेटिव पार्ट है अनायन है वो सेम है, चार्ज भी सब पे सेम ही रहेगा, लेकिन आपके पास अब देखोगे ध्यान से रहिए, इसमें आपके पास मैग्नीशियम का साइज क्या था, स्मॉल होता है, और कैल्शियम का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कैटायन का साइज छोटा होगा तो आपके पास उसके कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, मोर कोवलेंट। ठीक है, तो ऐसे आपके पास जितने भी हैलाइड्स हैं उनमें से आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो कि किसके कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, किसके कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है जी, ऐसे भी आप बना सकते हो। फिर आपके पास इसमें ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ भी आएगा, ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है आपके पास, ऑक्साइड बनाते हैं जी। और हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, इसमें टॉपिक आएगा हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के लिए। अल्केलाइन अर्थ मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ एक करवाएंगे तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ एक करते तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो उसमें चेक करते हैं जी हम। सबसे पहले आपके पास मेटल, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड तो कर दिया था वैसे, वाटर के साथ वाला हाइड्रोक्स, हाँ जी वाटर वाटर कर दिया। चलो नेक्स्ट देखिए, बेसिक बेसिसिटी हाइड्राइड रहेगा सर। चलो जी हाइड्राइड करते हैं। अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन के साथ एक करता हूँ, अल्केलाइन अर्थ मेटल को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ एक करूँगा रजे तो क्या बनाएगा, तो बोलेगा जी आपके पास बनेगा हाइड्राइड। क्या बनेगा, हाइड्राइड। तो देखो जैसे बेरिलियम है आपके पास, बेरिलियम प्लस H2 तो बनेगा
BeH2, मैग्नीशियम प्लस H2 बनेगा आपके पास मैग्नीशियम H2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड या बेरिलियम हाइड्राइड के नाम से इनको जाना जाएगा। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी के अंदर भी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। इन दोनों के अंदर आप देखिएगा, जैसे आपके पास सपोज करो ये कैल्शियम हाइड्राइड भी है, ये आपके पास स्ट्रोंशियम हाइड्राइड भी है, और आपके पास बेरियम हाइड्राइड। सुनना जी ध्यान से, बहुत अच्छा है ये। कहता है आपके पास नीचे जो ये तीनों है ना, दे आर आयनिक हाइड्राइड। क्या बोलोगे इसको, दे आर आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि नीचे जाएंगे तो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाते हैं। मेटल के कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेंगे तो कहते हैं आयनिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, इसलिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वाले तो हाइड्राइड कहलाते हैं, आयनिक हाइड्राइड कहलाएंगे। लेकिन आपके पास जो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम आपको बताया था कल भी कि इनके कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, तो ये आपके जो ये दोनों होंगे ना, ये कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं। ये क्या कहलाएंगे आपके पास, कोवलेंट हाइड्राइड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कोवलेंट हाइड्राइड के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें आपको बोलेगा बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड has only 4 electron in their valence shell, therefore they are electron deficient compound. To make up their electron deficiency, each beryllium or magnesium atom form the 3 center 2 electron bond. ये बहुत ही मजेदार और जबरदस्त तरीके वाली बॉन्डिंग शो करता है, प्लीज वो देखिएगा और समझने की थोड़ी कोशिश करना। अब कहता है कि आपके पास जो मैग्नीशियम ही मान लीजिए, मैग्नीशियम और बेरिलियम एक ही बात है, चाहे बेरिलियम ले लीजिए, बेरिलियम कितने होते हैं जी इसके 4, 2 और 2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके लास्ट में 2, 2 ही होते हैं, ठीक है 2 होते हैं। अब ये करेगा कैसे, कहते हैं मान लीजिए आपके पास ये बेरिलियम, ये बॉन्डिंग शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, कितने बनाएगा, जैसे ये हो गए 1 और 1, ये आपके पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या बना लेगा, शेयरिंग कर लेगा जी, कर लेगा। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है Be के साथ एक H और दूसरा H, ये सिंपल क्या बन जाएगा, बेरिलियम हाइड्राइड के नाम से इसको जाना जाता है, बेरिलियम हाइड्राइड के साथ इसको जाना जाएगा। लेकिन इसमें एक स्पेशल पता क्या करता है, ये ना हमेशा छोटा मॉलिक्यूल होने की वजह से 2 मॉलिक्यूल होते हैं हमेशा ऐसे बेरिलियम के। मान लीजिए एक आपके पास ऐसे बनाया है एक H, ठीक है ऐसे लिख दो, ऐसे ही आपके पास दूसरा बेरिलियम भी है, वो भी आपके पास ऐसे ही, वो भी आपके पास ऐसे ही बॉन्ड बना रहा है। इसमें क्या करेगा रजे, आपके पास जो बेरिलियम होते हैं ना, वो बेरिलियम आपस की जो हाइड्रोजन है वो भी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब इसको आप ऐसे थोड़ा सा ये भी बेरिलियम है, ये भी बेरिलियम, ये आपका हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन, सपोज करो ऐसे। अब एक चीज देखना, यहाँ आपके पास ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ अभी एक बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ये क्या करेगा, कहता है ये हाइड्रोजन इस बेरिलियम, ये बेरिलियम इसको बोलेगा कि मेरे साथ एक बॉन्ड बना ले। कहते कैसे बना लूँ, आपके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कहता मैं 1 सेकंड के लिए ना इस हाइड्रोजन को छोड़ दूंगा, तेरे साथ बॉन्ड बना लूंगा। क्या कहेगा कि मैं इस हाइड्रोजन को छोड़ देता हूँ और तेरे साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, ठीक है 1 सेकंड से भी कम टाइम का समय लगता है इसमें। कहते जी ठीक है चलो, ये क्या करेगा, इसको तो छोड़ देता है और इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो क्या बॉन्डिंग ऐसे बन जाएगी, एक बॉन्ड बनेगा, ये अकेला रह जाएगा तो ये बेरिलियम बोलेगा कोई तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले, ये इनके आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है आपस में बॉन्ड बना। फिर 1 सेकंड के तुरंत बाद ही क्या होगा, ये वापस अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, ये बॉन्ड वापस टूट के इधर टूट जाएगा और ये बॉन्ड वापस इधर बन जाएगा। फिर 1 सेकंड के बाद फिर ऐसा होगा कि ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, फिर टूटेगा फिर बनेगा। तो दिन भर यही चलता रहता है
और देखने वाले को ये लगेगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन आपको ऐसा लगेगा कि ये हाइड्रोजन दोनों के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, दोनों बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाता है। पर ऐसा आप सोचोगे हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो वो एक टाइम में एक के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, रियलिटी तो ये है। बट ऐसा ऐसा कुछ होता है कि ये हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कभी इसके साथ शेयरिंग करेगा और कभी इसके साथ शेयरिंग करेगा। इसके साथ शेयरिंग करेगा तो हमें इसके साथ बॉन्ड दिखाई देगा और जब इसके साथ करेगा तो इसके साथ दिखाई देगा। तो सिंपल सा लॉजिक था रजे, कहते जी इसमें क्या होता है, अपनी ये शेयरिंग को वैलेंसी को बनाने के लिए एक हाइड्रोजन अगर इसके साथ शेयरिंग कर रहा है तो वो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग शो करेगा। अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो दिन भर ऐसे चलता रहता है। तो देखने वाले को ये लगता है कि ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ बेरिलियम के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, यानी कि आपका एक हाइड्रोजन दो बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाता है। अब इसको कैसे बोलेंगे, देखो सेंटर कितने हैं, एक एटम, दो एटम और तीन, इसको बोलते हैं थ्री सेंटर। ठीक है, टोटल जो बॉन्ड बनेगा या तो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा या इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन कितने यूज होते हैं बॉन्ड के अंदर, दो, तो इसको क्या बोलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। एटम कितने हैं, तीन, तो कहते हैं या तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहेगा आपके पास जितने भी आपके पास ऐसे एटम्स है बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसमें क्या रहेगा कि आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन क्या होती है, शेयरिंग होती है। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन क्या होगी, शेयरिंग होगी। इसमें तीन एटम होंगे आपके पास लेकिन इलेक्ट्रॉन दो ही यूज हो रहे हैं। और बॉन्ड भी कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन एक बार इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक बार इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन एक बार इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक बार इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ना इसको एक ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाती है। ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, क्या बनेगी, ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाती है। और इस टाइप की बॉन्डिंग के अंदर देखो नॉर्मली बॉन्ड होता है वो तो ऐसे स्ट्रेट बॉन्ड होगा, लेकिन जब ये थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा ना, ये शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। और इस टाइप की बॉन्डिंग को बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बनाना बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ बात पहले बड़ी जी, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आपने एक मूवी में कुछ देखा होगा कि एक बंदा, एक हीरो होता है और दो हीरोइन होती है। एक हीरो होता है ना और उसकी दो वाइफ होती है, कुछ ऐसी फिल्में देखी होंगी आपने। तो वो एक जो हीरो होगा वो दोनों वाइफ को टाइम देता है, कभी इधर रहेगा और कभी इधर चला जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक पार्ट जब इधर आएगा तो इधर वो क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो इधर नहीं होगा। ठीक, ऐसे दूसरी तरफ ये होता है, अगर ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये इतना जल्दी, इतना फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर होता है कि हमें यही लगता है कि ये दोनों तरफ ही बॉन्ड बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, दोनों तरफ ही बॉन्ड बनाता है। ऐसी बॉन्डिंग जो होती है इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये थोड़ा कर्व शेप में आती है बॉन्डिंग। ये जो स्ट्रक्चर है वैसे कर्व एक बनाना शेप के अंदर आती है। इसलिए इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं रजे, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को बोलेंगे बनाना बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, बनाना बॉन्डिंग। तो आपके पास जितने भी ये बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है वो आपके पास इसी टाइप के हाइड्राइड बनेंगे और स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेंगे जी, ऐसे एक लॉन्ग चेन बन जाती है, इसको बोलते हैं पॉलीमेरिक चेन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। दिस इज द पॉलीमेरिक चेन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड।
तो जितने भी सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये इनका साइज छोटा होता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने में विश्वास रखते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ही है जो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है वो ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर वो आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। ठीक है, इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रजे कार्बन के साथ रिएक्टिविटी। कार्बन के साथ एक्टिविटी करोगे तो क्या होगा, कार्बाइड बनेगा जी। कार्बन के साथ एक करोगे तो क्या बनेगा, कार्बाइड। जैसे BeC, Mg, C, CaC, CrC और BaC। तो कहते जी आपके पास जितने भी ये कंपाउंड होते हैं, बेरिलियम, हाँ बेरिलियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, स्ट्रोंशियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड, दे आर आयनिक कंपाउंड, दे आर आयनिक कंपाउंड, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होते रहे। और आपके पास कहते हैं जब भी इनको मैं वाटर के साथ एक करवाता हूँ, इन आयनिक कंपाउंड को मैं अगर वाटर के साथ एक करवाऊंगा ना तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहते जब भी व्हाट विल बी हैपन व्हेन कार्बाइड रिएक्ट विद द वाटर, कार्बाइड रिएक्ट विद द वाटर, तो ये क्या बनाएगा, कहते जी आपके पास बनाएगा हाइड्रोक्साइड। जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल है Be2C प्लस 4H2O, ये बनाएगा जी आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeC2 क्यों बनेगा जी, थोड़ा सा प्लीज दिमाग लगाओ, एकदम मैसेज कीजिए। कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +4 के -4, वो डिपेंड करता है कि साथ में कौन है। मैंने इसीलिए लिखा ना, क्या अरे ऐसे ना, इस पे -4 चार्ज है तो इस पे कितना होगा, +2 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बेरिलियम कितने होने चाहिए, 2 बेरिलियम नहीं चाहिए। कार्बन के ऊपर माइनस किसको, अच्छा इसको क्या, ये मैं कंप्यूटर किसको बोल रहा हूँ, ये क्या, ये हाँ ठीक है, तो ये बनेगा जी आपके पास कार्बाइड। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि आपके पास अगर मैं अल्कली मेटल को इस अल्केलाइन अर्थ मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा, अगर मैं अल्कली मेटल को एसिड के साथ रिएक्टिविटी शो करूं तो क्या बनेगा। कहते जी मैं मिनरल एसिड के साथ सपोज करो रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ जी आपको। कहते जी अगर मान लीजिए इसको मैं 2HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ इन सभी को, तो क्या बनेगा जी आपके हिसाब से, बेरिलियम प्लस 2HCl क्या बनेगा, बिल्कुल जी बेरिलियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज। मैग्नीशियम के लिए भी सेम ही होगा, सारे हाइड्राइड ही बनेंगे। MgCl2 प्लस H2, कैल्शियम Cl2 प्लस H2, CrCl2 प्लस H2 और बेरियम क्लोराइड प्लस H2। तो सिंपल सभी के सभी अल्केलाइन अर्थ मेटल को मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा रजे, तो क्या बनाएगा, ये आपके पास एक्टिविटी शो करेगा, हाइड्राइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट है जी आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं ये बताओ, शाबाश, या ऑक्सो सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सो सॉल्ट क्या होते हैं, कोई बताएगा क्या, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ऑक्सो सॉल्ट।
ऑक्सो सोल्ट क्या होते हैं? एक वर्ड यूज किया था मैंने आपको बहुत टाइम पहले, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स कौन से होते थे? ऐसे एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे H2SO4, H3PO4, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये कौन होता है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सब आपके पास क्या है, जिस एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको आप क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो बताओ HCl, HBr, इन सबको आप किस नाम से जानेंगे? बताओ शाबाश। एक कार्बोनिक एसिड भी होता है H2CO3। तो जितने भी आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं ना रजी, अगर उन ऑक्सो एसिड्स का काम क्या होता है? उस ऑक्सो एसिड का काम क्या होता है? कहता है एसिड का काम इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, या बोल दो H पॉजिटिव लॉस करना। तो आपके अगर ये ऑक्सो एसिड्स H पॉजिटिव लॉस कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जैसे ये आपके पास H2SO4 हमेशा 2 H पॉजिटिव लॉस करेगा, पीछे क्या बच गया? SO4 2 नेगेटिव। ठीक, H3PO4 3 हाइड्रोजन लॉस करेगा, पीछे क्या बच गया? PO4 3 नेगेटिव। HNO3 जो है वो एक H पॉजिटिव लॉस करता है और पीछे क्या बच जाएगा? NO3 1 नेगेटिव। और कार्बोनिक एसिड भी 2 H पॉजिटिव रिलीज करेगा, पीछे क्या बच जाएगा? CO3 2 नेगेटिव। एक का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। किसी भी एसिड के बाद H पॉजिटिव जब निकल जाएगा ना, तो उसके नाम के पीछे, जैसे सल्फ्यूरिक, इस आईसी वर्ड को हटा के आप क्या लगा दोगे? 8 लगा दो। आप लास्ट में किसी भी एसिड के पीछे इक लगा होगा ना, उस आईसी वर्ड को तो हटा देंगे और क्या लगा देंगे? ATE लगा देंगे। तो आपके पास जब सल्फ्यूरिक एसिड के H पॉजिटिव हट जाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट का नाम क्या बचेगा? सल्फेट। क्या बनेगा? सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड के हाइड्रोजन के बाद क्या बनेगा? फॉस्फेट। नाइट्रिक एसिड के बाद क्या बनेगा? नाइट्रेट। कार्बोनिक एसिड के बाद क्या? H पॉजिटिव के बाद क्या बनेगा? कार्बोनेट। ये यहां से आते हैं जी आयंस, आपको ये 9th से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये एसिड, ये जो साल्ट है वो यहां से बन के आते हैं। ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब यहां से आते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसके अलग अलग प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ऑक्सो सॉल्ट। ये है आपके ऑक्सो एसिड, और एसिड के बाद पॉजिटिव खत्म होने के बाद ये जो सॉल्ट रह जाएंगे इनको बोलेंगे ऑक्सो सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सो सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। एसिड के H पॉजिटिव के बाद जो रिमेनिंग पार्ट प्रॉपर्टी रह जाती है, जो रिमेनिंग प्रोसेस रह जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सो सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो अब कहते जी आपको अलग अलग सॉल्ट बनाने हैं, अलग अलग 1 बाय 1 हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहले सल्फेट की, फॉस्फेट की, नाइट्रेट की और कार्बोनेट की, थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। तो पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं फॉस्फेट। पहली प्रॉपर्टी है आपकी फॉस्फेट, सॉरी सल्फेट पढ़ेंगे पहले। ये सबसे मेन सल्फेट ही होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और ज़्यादा यूजफुल एसिड कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें आपके पास कहते हैं जितने भी सल्फेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे आपके पास द सल्फेट ऑफ ऑल अल्केलाइन अर्थ मेटल आर वाइट सॉलिड। अल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट आर वाइट सॉलिड। जितने भी आपके सल्फेट हैं, यानी कि सपोज करो कि अगर इसके सल्फेट क्या क्या होंगे, कहते हैं आपके सल्फेट होंगे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। ये होगी। जब सल्फेट को हम इसके अल्कली मेटल के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? ये टाइप के सल्फेट बनाएगा।
इसमें आपके पास जितने भी, अगर इसमें कहेगा जी आपके पास जो आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन। याद रखना जी, बेरिलियम के 4H2 होते हैं, मैग्नीशियम के 7H2O और कैल्शियम के 2H2। अब क्वेश्चन पेपर में ये भी हो सकता है कि कौन से सल्फेट जो है अल्केलाइन अर्थ मेटल के, वो क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं, नॉन वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, ऐसे बोल सकता है जी, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे होंगे जिसके अंदर वाटर की क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, दे आर हाइड्रेटेड सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सल्फेट बोलते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम आर हाइड्रेटेड सल्फेट, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर नॉन हाइड्रेटेड सल्फेट, एंड ऑल दीज आर वाइट, ऑल द वाइट सॉलिड। ये सारे के सारे सल्फेट जो होते हैं वो वाइट सॉलिड होते हैं, दे आर वाइट सॉलिड। ठीक है जी, एक ये रहेगा। फिर आपके पास रहेगा सॉल्युबिलिटी। एक वर्ड हम पढ़ेंगे इसके अंदर, सॉल्युबिलिटी। ये सब लर्न करने वाला पोर्शन रहता है, सॉल्युबिलिटी। कहते जी आप इनको पानी के अंदर डाल दीजिए, सभी सल्फेट को आपने पानी के अंदर डाला और इन सब की प्रॉपर्टी चेक कीजिए कि कौन पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है, कौन पानी के अंदर कम सॉल्युबल है। तो कहते जी कैसे, क्या रीजन निकल के आएगा, कहते जी रीजन निकल के आया कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। कहते जी आपके अल्केलाइन अर्थ मेटल की जो सॉल्युबिलिटी है सल्फेट्स की, वो क्या है, डाउन द ग्रुप जाएगी तो डिक्रीज होती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, बेरिलियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, बेरिलियम जो बेरियम सल्फेट है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसमें एक लाइन है आपके पास, बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, हेलो हाँ बेटा, हेलो मैम अभी क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, क्लास चल रही है। Magnesium and barium sulfate are highly soluble. Calcium are strongly soluble, but sulfate of strontium, barium are insoluble. देखो जी, ये दोनों क्या होते हैं, बीच में फोन वाले भी तंग करते हैं यार। ठीक है इतना, बेरियम जो बेरिलियम है, तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम तो हाईली सोल्यूबल, कैल्शियम जो होता है वो स्प्रेंगली सोल्यूबल है। इसका मतलब क्या होता है स्प्रेंगली सोल्यूबल का, और ये होते हैं इनसोल्यूबल। स्प्रेंगली सोल्यूबल का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, स्प्रेंगली सोल्यूबल का मतलब पार्शली, थोड़ा सा, जो सिर्फ थोड़ा सा जो होता है वो डिजोल्व हो, बाकी पार्ट डिजोल्व ना हो, वैसे का वैसा नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगा। फिर कहते जी इसका रीजन, सिंपल रीजन बोले ना आप, कि कहते जी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है दो टाइप से, कौन सी, एक तो लैटिस एनर्जी और एक कौन सी थी आपके पास, हाइड्रेशन एनर्जी। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। कहता जी आपके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम, तो सॉल्युबिलिटी होती है जी बहुत ही कम, या सॉल्युबिलिटी ना के बराबर। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और लैटिस एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी होती है ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें बोलेगा कि आप जैसे जैसे नीचे आते हो ना, वैसे वैसे लैटिस एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, लैटिस एनर्जी नीचे बढ़ती चली जाएगी
और हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी रजे, डिक्रीज होगी, क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ता चला जाएगा। और आपकी जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इसकी वजह से जो सोलिबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लैटिस एनर्जी सबसे, यहाँ लैटिस एनर्जी जो है वो कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। नीचे लैटिस एनर्जी तो बढ़ रही है और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा, और हाइड्रेशन एनर्जी कम, तो यहाँ पर इनसोल्युबल और वहां पर सोलिबिलिटी ज्यादा। तो आपने सिर्फ यही वर्ड को ध्यान में रखना है, यही वर्ड बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। इसी वजह से, और जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है तो कोई भी चीज पानी में नहीं घुलती। ठीक है जी। कितने मिनट रह गए? बस 2 मिनट, एक दो कर लो, फिर दोबारा रिविजन मत करना चाहिए। फिर आएगा जी आपके पास इसमें स्टेबिलिटी, ये भी बहुत अच्छा है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज वगैरह में बहुत बार आते हैं। जैसे इसमें से पूछ लेगा कि सोलिबिलिटी, सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी किसकी है, बेरियम सल्फेट की। सबसे कम किसकी होती है, बेरिलियम, ये बेरियम सल्फेट की। अब कहेंगे जी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, वो सब्सटेंस कितने केल्विन पर या कितने डिग्री पर क्या हो रहा है, टूट रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इसको दोबारा लिख लेते हैं, बेरियम सल्फेट और H2O, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। कहता है इन सभी को हीट करो आप। जैसे आप इसको हीट करोगे, आपको तब तक हीट करना है जब तक ये डिकम्पोज ना हो जाए, जब तक ये डिकम्पोज नहीं हो जाता। और कहता है आपके पास जब ये डिकम्पोज होगा तो बनेगा क्या, आपके पास बचेगा क्या? तो कहता जी जब भी आप इसको डिकम्पोज करोगे ना, तो जैसे सपोज करो, एक को करके देख लेते हैं हम। मान लीजिए आपने लिखा MgSO4, ये सल्फेट है, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, तो ये क्या बनेगा, कहता जी MgO प्लस SO3 गैस निकल जाएगी। सभी ऐसे बनेंगे। मैग्नीज बाहर गया, पकड़ लाते हैं आपका। फिर जब भी आप क्या करोगे, इस कोई भी मेटल सल्फेट को रिएक्ट करोगे ना, हीट करोगे सॉरी, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस SO3 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस SO3 गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। जब बाहर निकल जाएगी तो कहता जी आपके पास कंपाउंड टूट गया। तो आपने को वही टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो लिखो जी, इसमें बोलेंगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बढ़ता चलेगा और आयनिक कंपाउंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से इसके कंपाउंड जो ऊपर वाले हैं वो जल्दी टूट जाएंगे और नीचे वाले थोड़ा लेट टूटेंगे। इसके ये आपको मैं केल्विन के टेम्परेचर लिख रहा हूँ, जिसके ऊपर इनकी जो डीकम्पोजिशन फाइंड आउट होती है। ये देखो जी, बेरिलियम सल्फेट है वो 777 केल्विन के ऊपर, 773 केल्विन है, 3 केल्विन के ऊपर डीकम्पोज होके बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम है वो 1168 केल्विन के ऊपर डीकम्पोज हो जाएगा। कैल्शियम है वो 1422, जो आपका कैल्शियम सल्फेट पे डीकम्पोज होगा, और आपका जो स्ट्रोंशियम है वो 1647 इस पर जाकर डीकम्पोज हो जाएगा। तो नीचे की ओर जाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा चली जा रहा है। इसमें आपके पास बेरियम का दिया नहीं हुआ है, जिसमें इसलिए नहीं दिया हुआ, ठीक है। द ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सोलिबिलिटी ऑफ बेरियम
इसमें कहता है कि ये आपके पास सोलिबिलिटी इसकी बिल्कुल क्या होती है, ना के बराबर होती है ना, इसलिए एस्टिमेशन इसका ज़्यादा यूज़ किया नहीं हुआ इन्होंने। तो सिंपल कहने का मतलब जो इसकी स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती है। स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या करेगी तुझे, इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बोलो जी, इतना समझ में आया सभी को? चलो आज यहीं तक करो, बाकी